हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। क्या आप जानते हैं कि होंडा ने पर्पसली CB350 RS को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ बीट करने के लिए उतारा है? और क्या आप ये भी जानते हो कि इससे पहले भी होंडा की हाइनेस आई हुई थी जो बीट नहीं कर पाई, कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ी सी मार खा गई। और क्या आप ये भी जानते हो कि ऐसा भला क्यों? कितने सारे लोग आए और चले गए लेकिन क्लासिक 350 को नहीं हिला पाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 आपके लिए बेहतर है या फिर होंडा की ओर से आई हुई CB350 RS। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों ही गाड़ियों के लुक की, तो लुक हमेशा से ही मैं यही कहता हूं कि ये सब्जेक्टिव मैटर है, इस पर मैं कभी भी नहीं बोलता। स्क्रीन पर आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों की इमेजेस दिख पा रही है, आप खुद जज करके मुझे बताना कि इन दोनों में से किसका लुक आपको अच्छा लगता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बात करता हूं सीधा इनके मजबूती की, इनके बिल्ड क्वालिटी के और इनके कंस्ट्रक्शन की। तो जो CB350 है, यहाँ पे आपको हाफ डुप्लेक्स क्रेडल चेसिस पर यह गाड़ी पूरी की पूरी खड़ी करी हुई है होंडा द्वारा। ये चेसिस वैसे देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसमें कई दफ़ा मेटल का यूज़ किया गया है पूरी गाड़ी में। वही जो सीटिंग अरेंजमेंट है और जो स्विचेस की क्वालिटी है, हेडलाइट की क्वालिटी हो या फिर रियर लाइट की क्वालिटी हो, प्रीमियम फिट एंड फिनिशिंग यहाँ पे लगती है। इसमें मडगार्ड्स भी आपको मेटल के मिल रहे हैं और मेटल का कई दफ़ा, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे यूज़ किया गया है। लेकिन क्लासिक 350 की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे सिंगल डाउन ट्यूब चेसिस पे बनाया गया है जो मजबूत है, बेहतरीन है और इस चेसिस से सब लोग वाकिफ है। जो लोग इस गाड़ी को यूज कर रहे हैं उनके लिए पूछना ये कोई नई बात नहीं है। और वही आगे चल के बात कर ली जाए इस गाड़ी के बाकी बिल्ड मटेरियल के, तो इसमें पूरा मेटल है। बहुत ही कम आपको इसमें फैब्रिक मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ऐसा है कि जहां मेटल है वहां मजबूती डेफिनेटली होगी ही होगी। तो इसी तरह के इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी नजर आती है। मुझे पर्सनली क्लासिक 350 की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी मार्केट रिव्यू भी कुछ यही कहता है। यहाँ पे CB350 का ओवरऑल कर्व वेट आपको 179 kg मिल रहा है और वही मैक्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 21.07 PS की। और वही जो क्लासिक 350 है, यहाँ पे आपको जो कर्व वेट मिल रहा है वो 195 kg का मिल रहा है और जो मैक्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 19.36 PS की। अब इन दोनों ही गाड़ियों के अगर पावर टू वेट रेशो का कैलकुलेशन कर लिया जाए, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, तो अगर मैं CB350 का कैलकुलेशन करूँ तो 21.07 डिवाइडेड बाय 179 यानी पावर डिवाइडेड बाय वेट इनटू अगर 1000 से मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 117 PS पर HP 117 HP पर kg का यहाँ पे रेशो निकल करके आ रहा है जो बेहतरीन है। और इसके अपोजिट में क्लासिक 350 की बात करूं तो 19.36 डिवाइडेड बाय 195 इनटू 1000 यानी कि पावर डिवाइडेड बाय जो आपका वेट है वो और डिवाइड इनटू 1000, तो जो रेशो निकल करके आता है ये और भी बेहतरीन है, 99.28 HP पर kg। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। वैसे इन दोनों ही गाड़ियों में पावर का फ़र्क है और साथ ही टॉर्क का भी फ़र्क है जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कैलकुलेटिवली मैं बात करूँ, जो आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बात करूँ तो जी हाँ, इन दोनों ही गाड़ियों में बेहतरीन पावर टू वेट रेशो मेंटेन किया हुआ है जिसका प्रभाव आपको हाईवे पर ज़रूर दिखना है। दोनों ही टूरिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो टूरिंग पर्पज़ यहाँ पे 100% आपका फुलफिल होना ही है इन दोनों ही गाड़ियों में। वही अगर बात कर ली जाए इन दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस की और लेंथ की, व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, अब ये जितना कम होता है उतनी ही गाड़ी आपकी सिटी राइडिंग में घुमाने के लिए, कम जगह में घुमाने के लिए टर्निंग रेडियस जो है उसका कम हो जाता है। और अगर गाड़ी की लेंथ अच्छी खासी मेंटेन है व्हील बेस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको हाईवे पर जो स्टेबिलिटी है वो बेहतरीन बनाकर चलती है, हिलती नहीं है और हाई स्पीड में भी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराती है। तो CB350 में आपको जो व्हील बेस है वो 1441 mm मिल रहा है और वही लेंथ 2171 mm मिल रही है। क्लासिक 350 में 1390 का व्हील बेस आपको मिल रहा है और जो लेंथ है 2160 mm की मिल रही है। तो अगर व्हील बेस की बात करूं तो वो आपको कम मिल रहा है क्लासिक 350 में। इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी साबित होने वाली है। और वही अगर लेंथ की बात करूं, यानी जैसे मैंने कहा हाईवे पर जिसका प्रभाव दिखता है, पावर टू वेट रेशो के साथ साथ आपका व्हील बेस और लेंथ भी इंपॉर्टेंट है गाड़ी को चलाने के लिए हाईवे एज वेल एज सिटी। अब यहाँ पे जो लेंथ है 2171 CB350 में मिल रही है, 2160 क्लासिक 350 में मिल रही है, तो ज़्यादा बड़ी लेंथ आपको CB350 में मिल रही है। यानी एक गाड़ी आपको सिटी में अच्छा कंफर्ट दिलाएगी और एक गाड़ी आपको हाईवे पर अच्छा कंफर्ट दिलाएगी। अब ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि जो हाईवे पर अच्छा कंफर्ट दिलाएगी वो सिटी में खराब दिलाएगी, ऐसा नहीं है। ये 19-20 के आंकड़े होते हैं, कुछ हद तक फर्क महसूस होता है, कुछ हद तक बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। तो वही चीज़ है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि किसी भी गाड़ी का सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है इसकी सीट हाइट और सीटिंग पोजीशन। दोनों ही गाड़ियों पर आपको 800 mm की 800 mm की सीट हाइट मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। उससे थोड़ी ऊपर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उससे कम है तो डेफिनेटली आप इन दोनों को चलाने में स्ट्रगल करोगे, आपके पैर पूरे ज़मीन पर नहीं आ पाएंगे। सीटिंग पोजीशन दोनों ही गाड़ियों पर आप देख पा रहे हो, राइडर के लिए दोनों ही गाड़ियों पर बेहतरीन सीटिंग पोजीशन प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। ज़्यादा कंफर्टेबल अगर मैं बोलूं तो वो आपको क्लासिक 350 में देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके नीचे स्प्रिंग भी है और पिछला एरिया थोड़ा सा ब्रॉड दे रखा है, जैसे आप इमेजेस में देख पा रही हो। तो राइडर तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग राइड कर सकता है आराम से बैठ करके। सीटिंग पोजीशन भी पूरी तरह से अपराइड है यहाँ पे। जो आपकी CB350 है इसमें थोड़ी सी जो सीटिंग है वो झुकी हुई है, यानी एग्रेसिव यहाँ पे लगती है। तो लॉन्ग राइड के दौरान शायद आपको थोड़ा सा कंधों में और हाथों में दर्द महसूस हो सकता है। अब अगर पिलियन सीटिंग की बात कर ली जाए तो रॉयल एनफील्ड पे यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कतें आती है। जो सीट है काफ़ी नैरो आप देख पा रहे हो, स्प्लिट सीट है आपको सीएस। अब यहाँ पे जो पिलियन है वो अगर दोनों साइड पैर करके बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत लंबी दूरी यहाँ पे वो सस्टेन कर लेगा रॉयल एनफील्ड पर। लेकिन अगर सिंगल साइड पैर करके कोई बैठ रहा है तो उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे या तो आगे जो है उसको मतलब डर लगा रहेगा, या तो आगे गिरे या तो पीछे गिरे। कुछ हद तक वही है। जो ग्रैब रेल है पीछे पकड़ने के लिए वो चलो कुछ हद तक अच्छा है, जो सपोर्टिव है। लेकिन अगर CB350 की बात कर ली जाए तो यहाँ पे पिलियन के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ी जगह है, बहुत कम जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। सिंगल साइड बैठने का तो सीन ही क्रिएट नहीं होता है। अगर डबल साइड कोई पैर करके बैठ रहा है तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी हेल्प आउट यहाँ पे हो सकती है। लेकिन मुकाबले क्लासिक 350 के सीटिंग पोजीशन कहीं ना कहीं पिलियन के लिए अच्छी नहीं है यहाँ पे। ये दोनों ही गाड़ियां वैसे टूरिंग पर्पस के लिए बनाई गई है। लेह लद्दाख के लिए तो क्लासिक 350 फेमस है, बहुत दूर दूर तक लोग लेकर के जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ और भी जगह पर इस गाड़ी को लेकर के जाया जा सकता है। तो अब अगर इसके कंपटीशन में CB350 उतरी है तो डेफिनेटली रोड स्टेबिलिटी और फिर जो ग्राउंड क्लियरेंस है बेहतरीन ही होना चाहिए। तो CB350 में आपको 168 mm का मिल रहा है, जो ज़्यादा है क्लासिक 350 में मिलने वाले 135 mm ग्राउंड क्लियरेंस के मुकाबले। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे जो CB350 अपने साथ लेकर के आई है। वैसे भी क्लासिक 350 का जो मिलता है 135 mm ये लगता कम है, लेकिन नीचे से हिट होने का चांस नहीं है। जिस तरह से व्हील बेस मैंने बताया उस तरह से आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है सफिशिएंट है। बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं, एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं तो शायद कुछ चांसेस है नीचे से लगने के, लेकिन अभी तक ऐसी कोई केस सामने नहीं आई हुई है। इन दोनों ही गाड़ियों की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं इन दोनों में मिलने वाले ट्यूबलेस टायर्स। क्लासिक 350 के अलग अलग वेरिएंट है, 7-8 वेरिएंट है, इसके अलग अलग कलर से जाने जाते हैं। और उन सभी वेरिएंट्स में कुछ में ट्यूबलेस टायर्स मिल रहा है, कुछ में ट्यूब टायर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्यूबलेस टायर्स अलॉय व्हील्स वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं दोनों ही गाड़ियों में, क्योंकि इसके बराबर की वही आती है। अब यहाँ पे CB350 में आपको फ्रंट में 100/90 सेक्शन के 19 इंचेस और रियर में 150/70 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। क्लासिक 350 में आपको फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 19 इंचेस यानी लगभग सेम है, लेकिन रियर में फर्क है 120/80 सेक्शन का 18 इंचेस 18 इंचेस का टायर आपको मिल रहा है। ज़्यादा ब्रॉड टायर थोड़ा सा आपको जो आपकी 350 है CB350 उसमें देखने को मिलता है। रॉयल एनफील्ड का टायर थोड़ा सा यहाँ पे 120/80 यानी उससे थोड़ा सा कम है। ब्रॉड टायर होने से होता यह है कि गाड़ी हाई स्पीड पर या फिर उन्होंने खराब रास्तों पर चलाने के लिए थोड़ी सी ईजी साबित होती है। छोटे छोटे जो पॉट होल्स होते हैं, खराब रास्ते होते हैं, उस पर से गाड़ी इजीली आराम से निकल करके जाती है, ये फायदा होता है। तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको CB350 में डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहो या फिर रास्ते पर बारिश गिरी हुई है, पैनिक सिचुएशन में आप ब्रेक लगा रहे हो, तो रियर ब्रेक, कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिनका रियर टायर फिसलने लग जाता है क्योंकि वो इतनी अच्छी ग्रिप नहीं पकड़ सकते। ब्रॉड टायर अगर रहा तो वो फिसलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जो कि CB350 में थोड़ा सा फायदा आपको यहाँ होने वाला है। एक्सीडेंटल केसेस में भी ये हेल्प करता है, मतलब ऐसे केसेस नहीं होती है, अवॉइड किए जा सकते हैं। वही अगर इन दोनों के दिलों की बात कर ली जाए, इन दोनों के इंजन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आपको CB350 में 349.36 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जो कि BS6 के साथ आ रहा है आपको। इसमें आपको FI मिल रहा है और इस गाड़ी में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मैंने कहा, ये गाड़ी मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 21.07 PS की एट द रेट 5500 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 30 Nm विच इज़ वेरी हाई एट द रेट 3000 RPM पर। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है।
इसके मुकाबले आपको क्लासिक 350 में क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको 346 सीसी का, सीसी थोड़ा सा कम है CB 350 के मुकाबले। अब 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको FI मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है किक का, तो यहाँ पे आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिल रहा है। अब पावर फिगर की बात करूँ तो मैक्स पावर 19.36 PS की जनरेट करती है एट 5250 RPM पर। वही मैक्स टॉर्क आपका 28 Nm का यहाँ पे जनरेट होता है एट 4000 RPM पर। टॉर्क कम है, पावर कम है, सीसी कम है, ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम है इस CB 350 के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हाई स्पीड हो या फिर हाईवे का परफॉर्मेंस हो, कुछ हद तक आपको फर्क महसूस हो सकता है और यही कुछ है। वैसे ये आंकड़े हैं सिर्फ, ग्राउंड रियलिटी शायद कुछ और अलग निकल करके आ सकती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स इस गाड़ी में आपको मिल रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में ही आपको मिल रहे हैं। वही CB 350 के पास एक और प्लस पॉइंट मिलता है कि इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर का है, 35 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज लगभग मिल सकता है। वही आपको क्लासिक 350 में भी इतना ही माइलेज क्लेम किया जाता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलता है। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13.5 लीटर की मिल रही है क्लासिक में, तो ये भी फर्क है। ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी, यानी कि जब एक बार फ्यूल आपने फिल कर दिया, लॉन्ग टूरिंग गाड़ियाँ है ये, तो इसमें जाहिर सी बात है फ्यूल टैंक बड़ा होना चाहिए। उस हिसाब से होंडा ने कहीं ना कहीं सोच समझ करके दिया हुआ है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। अब इतने पे ये सारी कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स लेकर के ये दोनों ही गाड़ियाँ मार्केट में आती है, जिससे अपने आप में ये 4 चांद लगा लेती है। तो अगर CB 350 की मैं बात करूँ, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल आपको देखने को मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इसमें देखने को मिल रहा है, हजार्ड स्विच आपको इसमें मिल रहा है। अगर बारिश में गाड़ी फंसी है, बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो ये चारों इंडिकेटर एक साथ जला देता है, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे मिल रहा है आपको, रोरिंग एग्जॉस्ट नोट मिल रहा है, जो कि क्लासिक 350 की अपनी एक पेटेंट जैसी पहचान ही है, पेटेंट नहीं है लेकिन पहचान ही है, तो वो भी इसमें मिल रहा है आपको। इसके बाद इंजन किल स्विच मिल रहा है आपको, इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल रहा है, LED हेडलैम्प मिल रहा है, LED टर्न सिग्नल लैंप मिल रहा है, यानी कि जो इंडिकेटर से आपके वो LED मिल रहा है, LED टेल लैंप आपको इसमें मिल रहा है। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की 6 AH की मिल रही है इसमें आपको। इसके अलावा लो बैटरी इंडिकेटर मिल रहा है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है और साथ ही डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर मिल रहा है। तो इसी के अपोजिट में आपको क्लासिक 350 क्या क्या प्रोवाइड कर पा रही है, तो यहाँ पे भी आपको ABS मिल रहा है, ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट कंसोल एनालॉग मिल रहा है, इंजन क्यूल स्विच यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, पास लाइट स्विच यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स यस इसमें मिल ही रहा है, दोनों में मिल रहा है। लेकिन इसमें जो हेडलैम्प है वो हेलोजन मिल रहा है, जबकि CB 350 में आपको LED मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको बल्ब के मिल रहे हैं, टेल लाइट भी आपको बल्ब का मिल रहा है। बैटरी जो है इसमें 12 वॉट की है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये 12 AH की है, वहाँ पे 6 AH की आपको मिल रही है CB 350 में। लो बैटरी इंडिकेटर इसमें भी आपको मिल रहा है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो फ्यूल इंडिकेटर है। तो ये सभी के सभी जो फीचर्स ये दोनों गाड़ियां लेकर के आती है, कुछ किसी में कुछ कम है तो किसी में कुछ ज्यादा है। इसी के साथ प्राइस रेंज भी अलग अलग है। क्लासिक 350 की प्राइस आपको 1,67,000 1,67,000 से लेके 1,92,000 तक, जैसे मैंने कहा इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, मिल जाया करते हैं। और वही CB 350 आपको 1,96,000 से लेके 1,98,000 के बीच में मिलता है। प्राइस भी यहाँ पे CB 350 की ज्यादा है। अब जब मैंने ये जो प्राइस आपको बताई है, ये दिल्ली एक शोरूम की प्राइस है, ऑन रोड कुछ और ही जाएगी ये। आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइस पूछ सकते हो, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग प्राइस होती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर मार्केट सर्विस की, सर्विस नेटवर्क्स की, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, तो यहां पे किस गाड़ी के स्पेयर पार्ट आपको फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होने वाले हैं, किस गाड़ी को सर्विस कॉस्ट आपकी कम लगने वाली है। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 ये जो गाड़ी है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा है और इसको सिटी में ही नहीं जबकि रूरल एरियाज़ में भी यूज़ किया जाता है। इसके स्पेयर पार्ट आपको फ्रिक्वेंटली होंडा CB 350 के मुकाबले जल्दी मिल जाएंगे। और अभी ये जो CB 350 है ये हाइनेस के नाम से पहले आया करती थी, अभी भी चल रही है, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करा के यहाँ पे लेकर के आई है ये गाड़ी। फिर भी होंडा लेकर के आई इस गाड़ी को, फिर भी इसके स्पेयर पार्ट आजकल आपको सिटी में फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज में खासी दिक्कतें आपको आने वाली है। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों की वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 350 से लेकर 550 रुपए के बीच में आनी है। आइए अब बढ़ लेते हैं मोरल पे और जानते हैं कि इन दोनों में से किस गाड़ी को खरीदना आपके लिए सेंसिबल है, ज्यादा फायदे का सौदा है।
तो ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे ओपिनियन देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले इसके स्पेयर पार्ट और आफ्टर मार्केट सर्विस जो कि मुझे बेहतरीन मिल रही है। दूसरी चीज़, प्राइस मुझे थोड़ी सी कम मिल रही है CB350 के मुकाबले। जो एक्स्ट्रा के फीचर्स CB350 में मिल रहे हैं जो कि मेरे लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं। ये मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, बाकी आपका मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड ये एक ऐसा ब्रांड है जो सदियों से चलता आ रहा है और जिसके पास ये गाड़ी है। कुछ लोगों का तो ड्रीम ही होता है, और ये गाड़ी ना कोई स्पीड के लिए खरीदता है और ना ही कोई एकदम किसी हेवी वेट के लिए। ये एक अलग ही ब्रांड है और अलग ही दिखावा इसका अपना रहता है। ये कई सारे फैक्ट्स है जो इस गाड़ी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। CB350 ये मार्केट में अभी अभी आई हुई है, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि ये वाकई क्लासिक 350 को बीट कर भी पाती है या फिर नहीं। और वही अगर इसी तरह के प्रैक्टिकल रिव्यूज आपको पसंद है किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा देना होगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।